नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में सुरक्षा बलों का बढ़ाया हौसला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बजा भारत का डंका। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, समय आने पर दिखाएंगे पूरी पिक्चर। पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने लाएगा भारत। सूत्रों के हवाले से 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के साथ बंद होगा ट्रेड। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की बैठक में फैसला, सभी प्रकार के आयात और निर्यात किए जाएंगे बंद। देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। सिक्किम में 50वें राज्य स्थापना दिवस के मौके पर गैंगटोक में निकली तिरंगा यात्रा। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यात्रा में हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आज दिए जाएंगे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्वामी राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को मिलेगा प्रतिष्ठित पुरस्कार। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री यहां भुज एयरबेस का दौरा कर जवानों से मुलाकात की। इस दौरान संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों का निपटारा कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। ये कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। स्वदेशी हथियारों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए काफ और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। अब भारत ने पाकिस्तान का फेक नैरेटिव को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया है। हालांकि विदेशों की कई मीडिया एजेंसी भी पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे को बेनकाब कर चुकी हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक 22 मई के बाद सांसदों का दल विदेशी दौरों पर जाएगा। सांसदों के हर प्रतिनिधिमंडल में करीब 5 से 6 सांसद होंगे, जिसमें वरिष्ठ सांसद प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस दौरान भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव को बेनकाब किया जाएगा। और बार बार पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है। भारत से तनाव के दौरान पड़ोसी देश ने अपनी वाहवाही करने के लिए झूठ की जैसे फैक्ट्री ही खोल दी है। पाकिस्तान के अब सारे झूठ पकड़े जा रहे हैं और वहां का मीडिया ही उसके झूठ को बेनकाब कर रहा है। हालिया मामला द डेली टेलीग्राफ को लेकर है, जिसमें फर्जी खबर का एक पेज बनाया गया था। खबर में पाकिस्तान को आसमान का निर्विवाद राजा बताया गया था।
अखबार का हवाला देकर वहां के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी सेनेट में अपनी वायुसेना की प्रशंसा की थी। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की आई वेरीफाई पाकिस्तान टीम ने पेज की जांच की तो वायरल फोटो झूठी पाई गई। अखबार ने कहा कि उसने अपने उपकरणों के माध्यम से विश्लेषण किया और ब्रिटिश प्रकाशन द डेली टेलीग्राफ की जांच की तो पाया गया कि खबर सरासर झूठी थी और उसने ऐसी कोई खबर साझा ही नहीं की थी। पीआईबी फैक्ट चेक में भी इस खबर को भ्रामक बताया गया है। दरअसल झूठ की खेती कर रहे यूजर्स इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक तस्वीर में ब्रिटेन स्थित अखबार द डेली टेलीग्राफ के पहले पन्ने को दिखाने का दावा किया गया है, जिसमें एक शीर्षक है जिसमें लिखा है पाकिस्तान वायुसेना आसमान का निर्विवाद राजा, जो कि तारीख 10 मई 2025 का बताया गया, जबकि ये पूरी तरह से गलत खबर है। तीन दिन में 6 आतंकवादी ढेर करने का मतलब है कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं सटीकता से मार करता है। 15 मई की सुबह जब पुलवामा जिले के नादेर त्राल में सूरज निकला तो वहां सुरक्षा बलों की बंदूकें गरज रही थी। एनकाउंटर खत्म हुआ और नीचे पड़ी थी 3 लाशें, आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट। तीनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। उधर शोपियां में मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे, जिनका नाम एहसान अहमद शेख, अदनान शफी डार और शाहिद कुट्टे है। खास बात यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने कहा कि पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं। ये 2 ऑपरेशन केरन और त्राल इलाकों में किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप कुल 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशंस एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। आतंकवाद विरोधी अभियान पर जीओसी वी फोर्स मेजर जनरल धनंजय जोशी ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने खुद को अलग अलग घरों में छुपा लिया और हम पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है, उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की बैठक में तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 24 से अधिक राज्यों के व्यापारी संगठन की दिल्ली में हुई बैठक में व्यापारियों ने तय किया है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बंद करेंगे। तुर्की और अजरबैजान द्वारा पाकिस्तान की मदद करने को लेकर व्यापारियों में भी जबरदस्त आक्रोश है। व्यापारियों ने कहा कि दोनों देशों के साथ सभी प्रकार का आयात और निर्यात बंद किए जाएंगे। तुर्की अजरबैजान निर्मित सामानों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। कैट की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का देशव्यापी बहिष्कार। भारत के व्यापारी अब तुर्की और अजरबैजान से आयात निर्यात बंद करेंगे। व्यापारिक संबंधों पर पूर्ण विराम। भारतीय निर्यातकों, आयातकों और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों को इन देशों की कंपनियों या संस्थाओं के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक साझेदारी से रोका जाएगा। यात्रा एजेंसियों और इवेंट प्लानर्स से अनुरोध किया जाएगा कि वे तुर्की और अजरबैजान को पर्यटन या व्यावसायिक गंतव्य के रूप में प्रचारित न करें। व्यापार और उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें इन देशों के साथ सभी व्यावसायिक संबंधों की नीति स्तर पर समीक्षा की मांग की जाएगी। कन्फेडरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेडर्स के नेतृत्व में आज दिल्ली में
24 राज्यों से अधिक राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं का एक सम्मेलन हुआ है, जिसमें तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी भी प्रकार के व्यापार को समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। ये निर्णय लेने की वजह बड़ी स्पष्ट है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर के समर्थन किया, जिसके कारण से देश भर का व्यापार और उद्योग बेहद आक्रोशित है। व्यापारियों में रोष है। विभिन्न राज्यों के व्यापारियों ने यहां आकर के अपनी बात को कहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि जो देश भारत का विरोध करेगा, भारत का व्यापारी उसके साथ कारोबार करेगा। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान तुर्की की सरकार ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया। इसे लेकर भारत में नाराजगी है। भारत में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने तो तुर्की पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। स्वदेशी जागरण मंच ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं, कूटनीतिक संबंधों की समीक्षा की जाए, उसके साथ नागरिक उड़ानें बंद कर दी जाएं। इतना ही नहीं, तुर्की घूमने जाने वाले पर्यटकों को भी वहां न जाने की अपील की जाए। इस मुद्दे पर दिल्ली स्थित 3 मूर्ति स्वदेशी जागरण मंच चौक के पास स्वदेशी जागरण मंच की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का सहयोग करने वाले देश तुर्की के विरोध में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन भी किए। देश जिसको भारत अपना एक मित्र देश मान करके ऑपरेशन दोस्त करता है, उनके भूकंप के समय में तमाम प्रकार की सहायताएं उनको देता है, ऐसा देश भारत के संकट के समय दुश्मनों के साथ खड़ा होकर के उनको सैन्य सहायता देता है, उनको ड्रोन्स देता है, उनको अन्य सैन्य सामग्री देता है। हमारे आर्थिक संबंध नहीं होने चाहिए, आर्थिक संबंध विच्छेद होने चाहिए, राजनयिक संबंध विच्छेद होने चाहिए, उनकी तमाम कंपनियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसी सब मांग लेकर के स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे। हम बिल्कुल सहमति करेंगे, उसके साथ बिजनेस भी खत्म होना चाहिए, उसकी एम्बेसियां खत्म होनी चाहिए। ऐसे लोगों का हम बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। आज हम उसी के बाईकाट के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंक और आर्मी की सांठगांठ को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। विदेशी मीडिया भी इस बात को मान रही है कि भारत ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने विश्लेषण में ऑपरेशन सिंदूर को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेज का हवाला देते हुए बताया कि 4 दिनों तक चले टकराव के दौरान पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं और हवाई अड्डों को निशाना बनाने में भारत को स्पष्ट बढ़त मिली थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में लिखा है कि पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से 100 मील दूर भुलारी एयरबेस के विमान हैंगर पर भारत ने सटीक हमला किया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हैंगर वाली जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे लिखा है कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से करीब 15 मील की दूरी पर है और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार और सुरक्षा करने वाली इकाई से थोड़ी दूरी पर है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि पाकिस्तान पर भारत के द्वारा किए गए पलटवार में कम से कम 6 हवाई क्षेत्रों में रनवे को काफी नुकसान पहुंचा है। रनवे समेत दूसरी बड़ी संरचनाओं, 3 हैंगर, 1 जोड़ी से अधिक मोबाइल इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 24 से भी अधिक सैटेलाइट इमेज और वीडियो की समीक्षा के आधार पर यह दावा किया। वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और दक्षिण एशियाई सुरक्षा मुद्दों के विशेषज्ञ वॉल्टर लैडविग ने ऑपरेशन सिंदूर को 1971 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ की गई सबसे व्यापक भारतीय एयर स्ट्राइक करार दिया है। और आइए अब बात तिरंगा यात्रा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने ऑपरेशन सिंदूर सफलता और सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। ये तिरंगा यात्रा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में निकाली गई।
देश के अलग अलग हिस्सों में साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हम पूरा जनता के साथ, हमारा मंत्री जी, हमारा पूरा इधर लोग एमएलए विधायक सब लोग मिलके हम भारत का हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बिग सक्सेस के लिए, हमारा आर्मी के लिए, हम सब एक साथ के लिए आज ये रैली हम निकले साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हम हमारा यात्रा जा रहे। पाकिस्तान हैज़ टू बी ऑलरेडी हमने डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान का टेररिस्ट कैंप्स के लिए। ऑपरेशन सिंदूर ने बिग विक्ट्री दिया, वो हमारा जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी देश के लिए मैसेज दिया, at any cost we won't compromise for the terrorist। पंजाब में भी तिरंगा यात्रा का उत्साह देखते ही बनता था। हाथों में तिरंगा लिए देशभक्तों ने सेना के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। लोगों ने फूल बरसाकर तिरंगा यात्रा निकालने वालों का उत्साह बढ़ाया। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के उप मुख्यमंत्री वीके सिंहदेव ने संबलपुर में सशस्त्र बलों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और स्वामी रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। स्वामी रामभद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, शिक्षक और 100 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। वहीं गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से हैं। एआई और डीप फेक मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। एआई और डीप फेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट में मिलते जुलते लंबित मामले में याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में कहा था कि हाल ही में सेना अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के डीप फेक वीडियो इंटरनेट पर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के इंडी गठबंधन में बिखराव को लेकर दिए गए बयान पर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के कई नेता सहित खुद कांग्रेस के नेता भी ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। उन्होंने इंडी गठबंधन को सत्ता की भूख से उपजा गठबंधन बताया और कहा कि ये कभी भी सच्चा गठबंधन नहीं था, ये एक ऐसा समूह था जो केवल सत्ता की भूख से एकजुट था। सहित देश के कई नेता, चाहे वो विपक्ष में हो, वो मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है। अपने असफल, निकम्मे, निठल्ले युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के मकड़ जाल को बचाने के लिए इकट्ठा हुआ एक भानुमति का कुनबा है, जिसके अंदर परिवार सर्वोप्रिय, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तिक्कड़मबाजी की राजनीति का संधि है। ये गठबंधन निस्वार्थ संधि पत्र है, देश हित से नहीं, कुर्सी के मोह जाल से बंधी डूबती हुई नैया है। ओडिशा के बालासोर जिले के सोरो में सुबह दस्त और उल्टी की शिकायत के बाद बेंगलुरु से आए 20 से अधिक तीर्थयात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के बेंगलुरु से तीर्थयात्रियों का एक समूह उत्तर प्रदेश के अयोध्या और काशी के दर्शन करके बस से घर लौट रहा था। जब वे बालासोर जिले से गुजर रहे थे तो उनमें से 20 से ज्यादा लोग दस्त और उल्टी की वजह से बीमार पड़ गए। उनमें से 10 की हालत गंभीर हो गई है। उन्हें सोरो के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। ये संदेह जताया जा रहा है कि भीषण गर्मी और धूप के कारण तीर्थयात्रियों के बीमार पड़ने का कारण लू हो सकती है। ओडिशा के बोलांगीर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी शिविर का भांडाफोड़ किया है। पुलिसकर्मियों, जिला स्वैच्छिक बल और विशेष अभियान समूह की एक विशेष टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कार्रवाई के बाद माओवादी ओडिशा की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इस अहम कार्रवाई में छापेमारी कर शिविर को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया।
डीपीएस द्वारका में फीस बढ़ोतरी को लेकर चल रहे विवाद के मद्देनजर 100 से ज्यादा अभिभावकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। याचिका में बच्चों को हो रही परेशानी का हवाला देते हुए स्कूल का नियंत्रण एलजी को देने के निर्देश की मांग की गई है। आज कोर्ट को डीओई शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूल के खिलाफ जारी आदेश की जानकारी दी गई। शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिया था कि वो फीस न चुकाने के चलते स्कूल से निकाले गए बच्चों को वापस ले। कोर्ट को बताया गया कि इस आदेश के मद्देनजर डीपीएस ने भी छात्रों को क्लास में शामिल होने की अनुमति दे दी है। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता आज होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस्तांबुल में रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। उन्होंने अंकारा में संवाद के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन रूस के इरादों पर संदेह प्रकट किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को के प्रतिनिधियों में निर्णय लेने वाले प्रमुख पदाधिकारी शामिल नहीं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बहुप्रतीक्षित शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने नहीं मिलते, तब तक किसी वास्तविक प्रगति की संभावना नहीं है। यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत फिर शुरू करने के लिए रविवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव के बाद इस्तांबुल वार्ता हो रही है, लेकिन बाद में रूस ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन वार्ता में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय रूस राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की को भेजेगा। इस्तांबुल बैठक 2022 में यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद पहली सीधी वार्ता है। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। ये इवेंट भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे शुरू होगा। साल 2025 में ये नीरज का पहला बड़ा इवेंट है। नीरज के प्रतिद्वंदियों में पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, चेक रिपब्लिक के याकूब वैडलेच, केनिया के जूलियस येगो और जर्मनी के जूलियन वेबर शामिल होंगे। वहीं भारत के किशोर जेना भी चोट से उबरने के बाद इस इवेंट में वापसी करने जा रहे हैं। इस इवेंट के साथ ही नीरज की नए कोच चेक रिपब्लिक के पूर्व दिग्गज जेवलिन थ्रोअर यान जेलेंस्नी के साथ नई साझेदारी भी शुरू होगी। देखना होगा कि जेलेंस्नी के साथ जुड़ने का नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। नीरज टोक्यो ओलंपिक के बाद से किसी भी इवेंट में शीर्ष 2 में शामिल रहे हैं। अब उनकी नज़र 90 मीटर का बैरियर तोड़ने पर भी रहेगी, जो नीरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन 19 से 24 मई तक दीव, दादरा, नागर हवेली और दमन में किया जाएगा। बीच गेम्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, सेपेक टकरा, कबड्डी, पेचेक स्लेट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल रहेंगे। वहीं मलखंभ और रस्साकशी को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया जाएगा। इन खेलों में देश भर के लगभग 1000 एथलीट हिस्सा लेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।